Good morning, students and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 3rd of May 2022, Tuesday. Motivation of the day is: it is a rough road that leads to a heights of greatness. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 4 of Business Standard. $5 trillion economy dream not before financial year 29, says IMF. As per the International Monetary Fund, India's dream to become 5 trillion economic powerhouse will take longer than what is एंटिसिपेटेड। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने बोला है कि इंडिया का जो सपना है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का फाइनेंशियल ईयर 25 तक का, वो थोड़ा ज़्यादा टाइम ले सकता है। इट मीन्स जो टारगेट सेट किया है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कि फाइनेंशियल ईयर 25 तक इंडिया विल बिकम द 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, तो ये ड्रीम अचीव होने में अभी और ज़्यादा समय लग सकता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के अकॉर्डिंग this vision will instead to be achieved or will be achieved in financial year 29। तो financial year 25 के कंपैरिजन में 4 साल और ज़्यादा लग सकते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में इंडिया को, एज पर द रीसेंट डेटा पब्लिश्ड बाई IMF। और इसी से मिलता जुलता बयान जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं रीसेंट जो अभी इन्होंने अपॉइंट हुए हैं, उन्होंने भी बोला कि इंडिया को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में अप्रॉक्सीमेटली फाइनेंशियल ईयर 26 से लेकर के फाइनेंशियल ईयर 28 तक का लग सकता है, जबकि इंडिया 8 to 9% सस्टेन GDP रियल GDP से ग्रो करे हर साल। अगर इंडिया 8 to 9% GDP ग्रोथ अचीव करता है हर साल, तब जा कर के इंडिया फाइनेंशियल ईयर 28 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पावर हाउस बन सकता है। और यही सेम ट्रेंड अप्रॉक्सीमेटली यही सेम ट्रेंड IMF के डेटा ने भी रिवील किया है। एज पर द IMF डेटा, द इकोनॉमी विल 4.92 ट्रिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 29। दैट मीन्स इट क्लियरली इंडिकेट कि फाइनेंशियल ईयर 29 तक इंडिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक टारगेट तक पहुंच सकता है। And as per IMF, this is notwithstanding the paring down of the real GDP growth rate forecast of India। और ये भी IMF ने बोला कि ये जो फाइनेंशियल ईयर 29 तक का टारगेट IMF का डेटा रिवील कर रहा है, ये भी जब इंडिया एक सफिशिएंट और एक डिसेंट ग्रोथ रेट अचीव करे हर साल। जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए IMF ने पहले 9% का GDP फोरकास्ट किया था, लेटर ऑन उसको रिड्यूस करके 8.2% कर दिया। तो IMF के अकॉर्डिंग अगर इंडिया डिसेंट ग्रोथ रेट अचीव करके चलता है, इन दैट केस ओनली फाइनेंशियल ईयर 29 तक इस पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करना फीसिबल होगा। अगर 23 की बात करें तो 23 के लिए फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए IMF ने 13.4% का नॉमिनल GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन इंडिया के लिए किया और 8.2% का रियल GDP ग्रोथ रेट प्रोजेक्शन किया है इंडिया के लिए, जो कि फ़िलहाल इंडिया का जो बजट एजम्पशन है उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इंडिया में जो इंडियन गवर्नमेंट का एस्टीमेट है, बजट का एस्टीमेट उससे ज़्यादा है। जो बजट का अजम्पशन है, एस्टीमेट करना सही नहीं होगा, जो बजट में जो अजम्पशन किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि नॉमिनल GDP ग्रोथ 11.1% की रहेगी, उससे ज़्यादा नॉमिनल ग्रोथ IMF ने एंटिसिपेट करी। तो ये कह सकते हैं IMF जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट है। इसी तरह MPC या RBI का जो प्रोजेक्शन है उससे भी ज़्यादा प्रोजेक्शन है IMF का। तो इंडिया के बजट अजम्पशन और MPC अजम्पशन से ज़्यादा अज्यूम किया है IMF ने, या ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है IMF इंडिया की नॉमिनल GDP ग्रोथ को लेकर के फॉर फाइनेंशियल ईयर 23। एंड दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ IMF और इंडियाज़ GDP फॉर फाइनेंशियल ईयर 21 टू फाइनेंशियल ईयर 28। तो ये प्रोजेक्शन किया है IMF ने कि इस रेट से जो इंडियन इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी आगे आने वाले सालों में। एंड दिस इज़ द GDP एट करंट प्राइस, यानी GDP नॉमिनल GDP का प्रोजेक्शन है और ये रियल GDP का प्रोजेक्शन है। दिस रेड लाइन इंडिकेट्स अ रुपी ट्रिलियन एंड दिस ब्लू बार इंडिकेट्स द डॉलर ट्रिलियन। स्टूडेंट माइंडेड, दिस इज जस्ट अ प्रोजेक्शन बाय IMF और इस प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 29 तक इंडिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो
टारगेट है वो अचीव कर पाएगा। इसके अलावा ब्लूम्सबर्ग ने एक ग्लोबल और फाइनेंशियल शॉक को लेकर के पेज नंबर 10 पर एक न्यूज़ पब्लिश करी है, उसको भी हम यहीं डिस्कस कर लेते हैं। एज पर द ब्लूम्सबर्ग इकोनॉमिक एस्टिमेट्स, वर्ल्ड इज ऑल सेट टू फेस द अनदर फाइनेंशियल शॉक। तो देख लेते हैं न्यूज़ का। एंड ऑफ इजी मनी ब्रिंग विद इट अ $410 बिलियन ग्लोबल फाइनेंशियल शॉक। तो एज पर द ब्लूम्सबर्ग, world is or the global finance is all set to have the major big shock because of the end of easy money। तो पैंडमिक ने जिस तरह की सिचुएशन खड़ी कर दी है, केवल कंट्री इंडिया के लिए ही नहीं, अदर इकोनॉमीज के लिए, और इवन अगर हम वर्ल्ड को एज अ इकोनॉमी, होल इकोनॉमी कंसीडर करें तो उसके केस में भी जो जिस तरह से इकोनॉमीज, जिस तरह से सेंट्रल बैंक रिएक्ट कर रहे हैं, पैंडमिक को टैकल कर रहे हैं, उसको देखते हुए ब्लूम्सबर्ग ने एस्टिमेट किया है कि आगे आने वाले टाइम में वर्ल्ड इज ऑल सेट टू हैव द ग्लोबल फाइनेंशियल शॉक ऑफ वर्थ $410 बिलियन। क्यों? क्योंकि ब्लूम्सबर्ग का कहना है कि जो अभी इजी मनी सप्लाई हो रहा है, इकोनॉमीज़ जो हैं, सेंट्रल बैंक्स जो हैं, वो इजी मनी सप्लाई कर रहे हैं। किस लिए? अपनी इकोनॉमीज़ को रिवाइव करने के लिए। बट किसी भी इकोनॉमी में इजी मनी सप्लाई करना एक टाइम तक पॉसिबल है। आरबीआई हो चाहे गवर्नमेंट हो, बहुत लॉन्गर ड्यूरेशन तक इसको सस्टेन नहीं कर सकती। तो एक ग्लोबल शिफ्ट देखने को मिलेगा, एंड दिस ग्लोबल शिफ्ट away from easy money is poised to accelerate the pandemic bond buying blitz by central bank and swing into reverse, and that will threatening another shock of world's economic and financial market as per the Bloomsburg। और इसके एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग जो 7 कंट्रीज़ हैं, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ विल श्रिंक देयर बैलेंस शीट बाई अप्रॉक्सीमेटली $410 बिलियन इन द रिमाइंडर ऑफ 2022। यानी इसी फाइनेंशियल ईयर में जो 7 बड़ी इकोनॉमीज़ हैं वो अप्रॉक्सीमेटली इतना अमाउंट का फाइनेंशियल शॉक जो है वो फेस कर सकती हैं। And it's a stark turnaround from last year when they added 2.8 trillion, taking the total expansions to more than 8 trillion since COVID arrived। क्योंकि जो भी मनी किसी भी इकोनॉमीज़ के सेंट्रल बैंक्स ने पम्प्ड अप किया था, अब वो उसे वापस लेंगे, पुश अवे। दे आर एक्चुअली ऑल दीज इजी मनी, दे आर टेकिंग दीज मनी बैक, or we can say they are pulling back the money from the market। Why? In the back of inflation। इन्फ्लेशन सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इंडिया में ही नहीं, अदर इकोनॉमीज़ में भी देखने को मिल रही। तो डेफिनेटली जहाँ भी सेंट्रल बैंक्स हैं ऑपरेट कर रहे हैं, दे विल एक्चुअली पुल बैक देयर मनी जस्ट टू टैकल द इन्फ्लेशन। और ये जो सेंट्रल बैंक की जो बैलेंस शीट श्रिंक कर रही है एंड हायर इंटरेस्ट रेट, ऑल दीज एड अप टू द अनप्रेसिडेंट चैलेंज फॉर द ग्लोबल इकोनॉमिक ऑलरेडी हिट बाय द रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। तो एक तो सेंट्रल बैंक्स की जो बैलेंस शीट है वो श्रिंक कर रही, इसके अलावा इन्फ्लेशन जो है वो अपने मल्टी डिकेड्स हाइट पर है, जिसकी वजह से सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो पुल मनी जो है वो वापस लेंगे मार्केट से। दे विल पुल बैक द मनी फ्रॉम द मार्केट इन ऑर्डर टू कर्ब द इन्फ्लेशन। तो ये जो 2 फैक्टर हैं ब्लूम्सबर्ग के अकॉर्डिंग, दे विल एक्चुअली पुट प्रेशर ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी, जो कि ऑलरेडी रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन और चाइना के न्यू कोविड लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शन से इम्पैक्ट है। और इसका इम्पैक्ट हमें इस फाइनेंशियल ईयर 22 के लास्ट तक देखने को मिलेगा एज पर द ब्लूम्सबर्ग एस्टिमेशन और रिपोर्ट। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4। मैन्युफैक्चरिंग PMI एक्सपेंड टू 54.7 एज डिमांड पिक्स अप फास्टर। So as per S&P Global India Manufacturing Purchasing Manager Index, यहाँ पर याद रखेंगे IHS मार्केट की PMI की बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम S&P ग्लोबल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स की बात कर रहे हैं। S&P की जो PMI है उसकी बात कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग इंडिया ने अप्रैल के महीने में मैन्युफैक्चरिंग PMI के केस में एक्सपेंशन रजिस्टर किया है। तो मार्च में जो मैन्युफैक्चरिंग PMI था एज पर S&P वो 54 था, जो कि अप्रैल में इंक्रीज होकर 54.7 हो गया है। सो इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विटनेस द फास्टेस्ट ग्रोथ इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल के मंथ में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में थोड़ा सा ग्रोथ देखने को मिली है एज पर द PMI इंडेक्स। तो कि अप्रैल का जो मंथ है वो खत्म हो चुका है, तो जो मोस्ट ऑफ द डेटा रिलीज होगा आप हमें देखने को मिलेगा कि अप्रैल में इंडिया की परफॉर्मेंस कैसी रही, चाहे वो डोमेस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस रिलीज़ करें चाहे वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस रिलीज़ करें।
तो अप्रैल के डेटा के अकॉर्डिंग अप्रैल में जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हुआ है। क्यों? क्योंकि फैक्ट्रीज़ को नए ऑर्डर मिले हैं और इसी तरह से इंटरनेशनल सेल में भी एक्सपेंशन देखने को मिला है। सो बिकॉज ऑफ द न्यू ऑर्डर और quicker increase in production or expansion in the international sale, India's manufacturing sector has witnessed a faster growth in the month of April in comparison to the March। और इसके अलावा ये जो सारे फैक्टर्स हैं, प्रोडक्शन इंक्रीज़ होना, सेल इंक्रीज़ होना, फैक्ट्री को नए ऑर्डर मिलना, इन सब को जिस तरह से कोविड रिस्ट्रिक्शंस रिलैक्स हुए हैं, उस पर्टिकुलर कोविड रिस्ट्रिक्शन रिलैक्स सिचुएशन ने इन सारे फैक्टर्स को सपोर्ट किया है। सो दिस कम्स एज अ रिलैक्सेशन इन कोविड-19 रिस्ट्रिक्शन कंटिन्यू टू सपोर्ट द डिमांड। अब चूँकि कोविड रिस्ट्रिक्शंस रिलैक्स हुए बहुत सारे कंट्रीज़ में, इवन इंडिया में भी, जिसकी वजह से जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हुई, डिमांड इंक्रीज़ हुई तो फैक्ट्रीज़ को नए ऑर्डर मिले तो प्रोडक्शन हुआ तो सेल हुआ, एज सिंपल एज दैट। जिसकी वजह से ये जो PMI था 54%, ये इंक्रीज़ होकर के 54.7% तक इंक्रीज़ हो चुका है। हालांकि अगर फरवरी के मंथ से कंपेयर किया जाए तो फरवरी के मंथ से ये अभी भी लो है। फरवरी में जो PMI था वो 54.9 था, तो 54.9 था, मार्च में 54 हुआ और अप्रैल में इट वाज अगेन 54.7। तो हालांकि फरवरी के कंपैरिजन में अभी भी कम है, बट येट स्टिल मार्च के कंपैरिजन में इसमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो ऐसा एंटिसिपेट किया जाए कि शायद अब जो डिमांड है वो पिकअप करे। अप्रैल PMI डेटा पॉइंटेड एन इम्प्रूवमेंट इन ओवरऑल ऑपरेटिंग कंडीशन फॉर द 10th स्ट्रेट मंथ। और हम सभी जानते हैं कि PMI, चाहे वो सर्विस PMI हो चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग PMI, 50 का मतलब होता है अगर कोई ये नंबर 50 से ऊपर है तो दैट इंडिकेट्स द एक्सपेंशन, और अगर 50 से नीचे है तो दैट डिनोट्स द कॉन्ट्रैक्शन। तो आप याद रखेंगे PMI के केस में, चाहे वो S&P की PMI रेटिंग हो चाहे वो IHS मार्केटिंग की हो जो इंडिया में होती है, तो अगर 50 से ऊपर का मार्क है तो एक्सपेंशन, 50 से नीचे का मार्क है तो कॉन्ट्रैक्शन। आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। हालांकि S&P ने ये भी बोला है कि जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है वो इंटेंसीफाई हुआ है अप्रैल के मंथ में, वो और अभी और बढ़ा है, जिसकी वजह से ग्लोबल कमोडिटीज़ के प्राइसेस भी इंक्रीज हो रहे हैं। और दिस इनपुट प्राइस इंक्रीज एट द फास्टेस्ट पेस इन लास्ट 5 months वाइल द आउटपुट चार्ज इन्फ्लेशन हिट्स द 12 months हाई। तो ऐसा कहा जा रहा है, या हम ये किसकी S&P का ये एंटिसिपेशन है कि अगर ये इन्फ्लेशनरी ट्रेंड कम होते तो शायद अप्रैल के मंथ में ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिलता PMI में। तो कहीं ना कहीं जो PMI 54.7 आया ये ज़्यादा होता अगर इतनी इन्फ्लेशन या जो ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस हैं वो इतने ज़्यादा ना होते एज पर S&P, एंड दिस इज़ द trajectory of PMI. So 5 denotes the less than 5 denotes the contraction, less than 50 denotes the contraction, and more than 50 denotes the एक्सपेंशन। सो 100 पॉइंट्स पे PMI को कैलकुलेट किया जाता है। 50 इज़ द मीडियन नंबर एंड दिस इज़ द फ्लक्चुएशन इन PMI फ्रॉम अप्रैल 21 टू अप्रैल 22। हम देख सकते हैं फ्लक्चुएशन काफ़ी देखने को मिले, बट हाँ थोड़े टाइम से जो PMI है वो स्टेबलाइज हो रही है। अगर कुछ लास्ट कपल ऑफ मंथ्स को छोड़ दें तो थोड़े टाइम से जो PMI है स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग PMI वो थोड़ा सा स्टेबलाइज हो रहा है एज पर S&P। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। 11% फ्यूअर हाउसहोल्ड डिमांडेड वर्क अंडर मनरेगा दिस अप्रैल। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि अप्रैल का मंथ ख़त्म हो चुका है, तो जितने मई के मंथ इनिशियल वीक में बहुत सारे डेटा जो हैं वो रिलीज़ होंगे अप्रैल से रिलेटेड। अभी हमने PMI के बारे में डिस्कस किया, अब एक मनरेगा से रिलेटेड न्यूज़ है। और एज़ पर द रीसेंट डेटा जो मनरेगा में जो जॉब डिमांड हो रही है, हाउस होल्ड जो जॉब डिमांड कर रहे हैं वो 11.15% तक कम हुई है इन कंपैरिजन टू द लास्ट ईयर। पैंडेमिक के ड्यूरेशन में स्टूडेंट्स क्या हुआ, अगर थोड़ा सा इस न्यूज़ को समझना तो हमें समझना पड़ेगा कि एक्चुअली पैंडेमिक के ड्यूरेशन में क्या हुआ। पैंडेमिक के ड्यूरेशन में रिवर्स लेबर माइग्रेशन देखने को मिला। हम सभी को पता था जो बहुत सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ थे, मुंबई, दिल्ली, वहाँ से जो लेबर था वो माइग्रेट करके अपने नेटिव प्लेसेस, अपने विलेजेस में आ गए जहाँ पर ऑलरेडी मनरेगा की स्कीम चल रही थी। तो मनरेगा की स्कीम जो ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड थी गाँव में, उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा। क्यों? क्योंकि जो लेबर माइग्रेट करके आया था अपने गाँव में, अब वो मनरेगा के तहत जॉब डिमांड कर रहा था। भाई माइग्रेट
माइग्रेट करके आया था, तो अपनी जॉब छोड़कर आया था बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी। पैंडेमिक की वजह से जो लॉकडाउन लगे थे तो लेबर अनसर्टेन था कि क्या सिचुएशन आगे होगी, उनको जॉब मिलेगी कि भी नहीं मिलेगी, कि फैक्ट्रीज वर्क क्लोज, कंस्ट्रक्शन वर्क क्लोज। तो लेबर रिवर्स माइग्रेट किया था, वो अपने गाँव आए, गाँव में मनरेगा की स्कीम चल रही थी जहाँ पर उन्होंने मनरेगा के तहत जॉब डिमांड करी। उन्होंने कहा कि हम तो बेरोजगार हैं, अब हमें मनरेगा स्कीम के तहत जॉब दी जाए। तो ड्यूरेशन ऑफ पैंडेमिक के ड्यूरेशन में मनरेगा जैसी स्कीम और अदर वेलफेयर स्कीम, ये सिर्फ ट्रेंड हमें मनरेगा में ही देखने को नहीं मिलता, जो अदर वेलफेयर स्कीम्स थी उसमें भी यही सिमिलर ट्रेंड देखने को मिलता है कि पैंडेमिक के ड्यूरेशन में मनरेगा पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा, बहुत ज़्यादा डिमांड, जॉब डिमांड इंक्रीज हुआ बिकॉज ऑफ द रिवर्स लेबर माइग्रेशन, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट ने एलोकेशन किया था मनरेगा जैसे स्कीम्स पर वो कम पड़ने लगा। बट नाउ इंडिकेटिंग अ टर्न अराउंड इन द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन रूरल एरियाज, द नंबर ऑफ हाउसहोल्ड सीकिंग वर्क अंडर मनरेगा इन द मंथ ऑफ अप्रैल वॉज 11.15% लोअर देन द इक्विवेलेंट मंथ लास्ट ईयर। बट चूंकि अब बहुत सारे जो स्टेट्स हैं वहाँ से रिस्ट्रिक्शंस हट चुके हैं, पैंडेमिक के 2 से 3 वेव आ चुकी हैं, रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो हट चुके हैं, जो फैक्ट्रीज़ हैं वो रिज्यूम हो चुकी हैं, रूरल एरियाज में भी काम रिज्यूम हो चुका है। तो अब जो है वो जो लेबर रिवर्स माइग्रेट कर गया तो उसका कुछ पोर्शन, नॉट, हम ये नहीं कहेंगे कि 100% लेबर जो है वापस काम पर चला गया, क्योंकि अनसर्टनिटी अभी भी बनी हुई है और कुछ लेबर जो है वो बहुत ज़्यादा एप्रीहेंसिव है कि ये सिचुएशन फिर से आएगी। तो अभी भी 100% जो है वो सिचुएशन रिवर्स नहीं हुई है, बट एक सिग्निफिकेंट अमाउंट का जो लेबर है वो वापस अपने काम पर जा चुका है, जिसकी वजह से मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत जो जॉब डिमांड है, हाउस होल्ड जो जॉब डिमांड कर रहे हैं वो रिड्यूस हुई है 11% तक इन कंपैरिजन टू द लास्ट ईयर। Data also reveals that compared to pre-pandemic year, a disproportionately large number of people, that is 23.26 million households in April, are still seeking work under the मनरेगा। हालांकि प्री पैंडेमिक के कंपैरिजन में, अगर प्री पैंडेमिक लेवल से कंपेयर करें, फाइनेंशियल ईयर 2019 से कंपेयर करें, तो उसके कंपैरिजन में अभी भी एक सिग्निफिकेंट नंबर से ज़्यादा लोग जो हैं वो मनरेगा के तहत जॉब डिमांड कर रहे हैं। तो अभी प्री पैंडेमिक लेवल पर अभी नहीं पहुंची है मनरेगा की जॉब डिमांड, तो यानी प्री पैंडेमिक से ज़्यादा, ये सीधे इंडिकेट कर रहा है कि 100% जो लेबर आया था वो अभी 100% वापस नहीं गया है। तो अभी भी प्री पैंडेमिक लेवल के कंपैरिजन में जॉब डिमांड ज़्यादा है। एंड सम इकोनॉमिस्ट आर सेइंग दैट दिस इज ऑल्सो रिफ्लेक्टिंग दैट दो रूरल इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर इम्प्रूविंग लार्जली इन नॉन फार्म सेक्टर, दे स्टिल हैव नॉट रिटर्न टू द प्री पैंडेमिक लेवल एज पर द इकोनॉमिस्ट, जो कि क्लियरली डेटा से विजिबल है। अप्रैल में अप्रॉक्सीमेटली 26.18 मिलियन हाउस होल्ड जो हैं वो उन्होंने डिमांड, यहाँ कहते हैं जॉब डिमांड करी है, दे वर एक्चुअली सीकिंग द जॉब under the मनरेगा scheme, and the number was 13.41 million in financial year 22। तो 2021 में 26.18 मिलियन जो लोग थे वो मनरेगा के तहत जॉब सीख कर रहे थे, जो कि अब डेटा रिड्यूस करके 13.41 मिलियन तक पहुंच चुका है। हालांकि प्री पैंडेमिक से अभी भी ज़्यादा है, बट फिर भी कहीं ना कहीं ये जो ये डेटा है ये इंडिकेट कर रहा है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो रिज्यूम हो रही, चाहे वो रूरल एरिया हो चाहे वो अर्बन एरिया हो। बट यस, अभी प्री पैंडेमिक लेवल पे पहुंचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा एज पर द experts. So demand for the work, households are demanding work under मनरेगा every year in the month of April. So this is the graph. पिछले साल के कंपैरिजन में 11% का फॉल देखने को मिल रहा है। आप देख लेते हैं सम अदर न्यूज क्लिप्स। यूनिकॉर्न्स हिट अ टर्न, फिनटेक फर्म ओपन जॉइंस द क्लब। सो फाइनली इंडिया हैज़ अचीव द 100 यूनिकॉर्न। सो ट्विटर पर ये न्यूज़ बहुत जल्दी अनाउंस हुई कि इंडिया ने जो 100, इंडिया के पास नाउ दे आर हैविंग 100 यूनिकॉर्न स्टार्टअप। सो फाइनली इंडिया ने 100 का काउंटडाउन अचीव कर गया, जो कि इस साल नए या जनवरी के मंथ से ही स्टार्ट हो गया था कि इंडिया इज़ ऑल अबाउट टू अचीव द 100 यूनिकॉर्न नंबर इन टर्म्स ऑफ इट्स स्टार्टअप ग्रोथ। हालांकि रशिया और यूक्रेन इन्वेजन की वजह से थोड़ा सा डिले हो गया, but yes, finally India has achieved. So Neobank FinTech Open, founded by Anish and the closing family members
entered the यूनिकॉर्न क्लब ऑन मंडे, और इसके बाद इंडिया का जो यूनिकॉर्न क्लब है वो 100 नंबर्स तक पहुंच गया। तो नाउ आवर मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल इज सेलिब्रेटिंग दिस स्प्रिट एंड थिंक इंडिया हिट सेंचुरी इन स्टाइल, इंडिया आइडिया प्लस इनोवेशन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो जो ये कंसेप्ट दिया था, इंडिया इज इक्वल टू आइडिया प्लस इनोवेशन प्लस इन्वेस्टमेंट का, उसको और ज़्यादा पुशअप किया है। इट्स बीन द लॉन्ग जर्नी मोर देन अ डीकेड कि इंडिया ने ये 100 यूनिकॉर्न्स का जो टारगेट है वो अचीव किया। नाउ इंडिया इज हैविंग 100 यूनिकॉर्न्स, 100 स्टार्टअप्स दैट आर यूनिकॉर्न्स एंड द लेटेस्ट 10 आर गिवन हेयर। आप देख सकते हैं जो लेटेस्ट एंड लास्ट में जो 10 ऐड हुए हैं यूनिकॉर्न्स, वो उनका कितना वैल्यूएशन है, वो किस किस फील्ड में ऑपरेट कर रहे हैं। तो यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट, याद करने की ज़रूरत नहीं, जैसे कि लाइव स्पेस, इलास्टिक रन, एक्सप्रेस बी, कार्ड एवेन्यू, ओपन फिनटेक, न्यू बैंक, गेम्स 24/7, Oxy Financial Services, all these are actually the recently added unicorn। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि यूनिकॉर्न कंपनीज होती हैं, यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स क्या होते हैं बेसिकली, एंड व्हाई इंडिया इज एक्चुअली सेलिब्रेटिंग दिस पर्टिकुलर 100th यूनिकॉर्न, दैट इज ओपन फिनटेक नियो बैंक। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। अडानी जेएसडब्ल्यू पुट इन नॉन बाइंडिंग बिड्स फॉर अंबुजा। जैसा कि कल की न्यूज़ में हमने डिस्कस किया था कि जो होलसेम है दैट इज़ एक्चुअली ट्राइंग टू एग्जिट द इंडिया। तो एसीसी और अंबुजा में जो उसके इन्वेस्टमेंट हैं, जो उसका स्टेक है 26% का अप्रॉक्सीमेटली, उसको सेल करना चाह रहा है किसी इंडियन इन्वेस्टर्स को। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि दिस विल बी द लार्जेस्ट एग्जिट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कि कोई एमएनसी जो है वो इंडिया से एग्जिट कर रही है। सो अडानी एंड द जेएस ग्रुप सबमिटेड द नॉन बाइंडिंग बिड्स टू एक्वायर द अंबुजा सीमेंट लास्ट वीक एज पर द रीसेंट इंफॉर्मेशन। दोनों ही ग्रुप ने टाई अप किया है फॉर फंडिंग अ क्लच ऑफ प्राइवेट इक्विटीज एंड ऑफर अ टाइमलाइन टू क्लोज अ ट्रांजेक्शन एट द अर्लीस्ट एज पर द सोर्सेस। और इसके अलावा अदानी और जेएसडब्ल्यू के अलावा बिरला जो ग्रुप है वो भी, बिरला जो का जो अल्ट्रा टेक सीमेंट है वो भी इस पर्टिकुलर रेस में है अंबुजा को एक्वायर, अंबुजा का जो 26% है उसको एक्वायर करने के। तो फाइनली देखते हैं कि जेएसडब्ल्यू या अडानी का जो जॉइंट वेंचर है वो अंबुजा को एक्वायर कर पाता है या कोई और। फिलहाल के लिए होलसेम इज ऑल सेट टू लीव द इंडिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। पैनल फॉर 28% जीएसटी ऑन कैसीनो ऑनलाइन गेमिंग वेस्ट बंगाल FM। The panel of state finance ministers is unanimous on hiking the GST rate on casino, race course and online gambling services to 28% as per the West Bengal finance minister। तो वेस्ट बंगाल के फाइनेंस मिनिस्टर के अकॉर्डिंग जो पैनल कॉन्स्टिट्यूट होता है स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर का, जहां पर कसिनो, ऑनलाइन गैम्बलिंग को लेकर के टैक्सेशन, स्पेशली जीएसटी कितना अट्रैक्ट किया जाएगा, रिवीजन क्या किया जाएगा, उसको लेकर के नेगोशिएशन होना था। और वेस्ट बंगाल के अकॉर्डिंग जो पैनल है वो एग्री कर रहा है कि 28% तक इंक्रीज कर दिया जाए जीएसटी, किस पर, कसिनो और ऑनलाइन गैम्बलिंग पर। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि इंडिया में कसिनो और ऑनलाइन गैम्बलिंग अलाउ है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए क्या इंडिया में कसिनो और गैम्बलिंग जैसे जो गेम्स हैं वो अलाउ हैं, और अगर अलाउ हैं तो किस किस स्टेट में एक्चुअली अलाउ हैं। हाउएवर अ कॉल ऑन वेदर द टैक्स शुड बी लेविड ऑन ग्रॉस और नेट वैल्यूएशन वुड बी टेकन। तो अभी ये तो एग्रीमेंट हुआ है कि 28% तक इंक्रीज कर दिया जाए जीएसटी, बट किस पर, ग्रॉस और नेट वैल्यूएशन किस पर 28% का जीएसटी लगाया जाएगा, ये डिसीजन या डेलिब्रेशन अभी होना है आगे। हालांकि द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर विल डिसाइड ऑन द मेथड ऑफ वैल्यूएशन और वैल्यूइंग द सर्विस एट प्रेजेंट। कसिनो और जो हॉर्स रेसिंग और जो ऑनलाइन गेमलिंग है वो 18% टैक्स अट्रैक्ट करता है। 18% टैक्स मतलब 18% जीएसटी अट्रैक्ट करता है। उसको रिवाइज करके 28% करने की बात हो रही है, क्योंकि उनको जनरली सिन सर्विसेज, सिन गुड्स में कंसिडर किया जाता है। लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने पैनल बनाया था स्टेट मिनिस्टर्स का फॉर बेटर वैल्यूएशन ऑफ द सर्विसेज ऑफ कसिनो एंड ऑनलाइन गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग के लिए, जिसको जो पैनल है वो 28% पर एग्री कर रहा है। बट लेट्स सी हाउ एक्चुअली जीएसटी काउंसिल विल टेक डिसीजन ऑन इट। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लेकर कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे दें कि जो कसिनो है, ऑनलाइन गैम्बलिंग है, हॉर्स रेसिंग है, ये किस सब्जेक्ट लिस्ट में, यूनियन लिस्ट में या स्टेट लिस्ट में या कॉन्करेंट लिस्ट में फॉल करती है। कौन इस पर लॉ बना सकता है। इसके अलावा
ऐसे कौन क्या इंडिया में कसिनो, ऑनलाइन गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग अलाउ है, और अगर नहीं है तो फिर कैसे इस पर ये बात हो रही है कि भाई 28% तक टैक्स लिया जाए। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इन्फ्लेशन imports मेन रीजन फॉर रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन सेज रिपोर्ट। कल की न्यूज़ में हमने डिस्कस किया कि जीएसटी ने 1.68 ट्रिलियन का कलेक्शन हुआ और दिस इज द वन ऑफ द हाईएस्ट कलेक्शन एज पर द जीएसटी डेटा। बट रीसेंट जो रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि जो ये रिकॉर्ड कलेक्शन जीएसटी में देखने को मिल रहा है अप्रैल के मंथ में, हमें इसका जो मेजर रीजन है वो इम्प्रूवमेंट इन डिमांड और इम्प्रूवमेंट इन इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, बट बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड इम्पोर्ट और इन्फ्लेशन, जिस तरह से इन्फ्लेशन इंक्रीज कर रही है और इम्पोर्ट इंक्रीज कर रहा है, उसकी वजह से जीएसटी कलेक्शन इंक्रीज हुआ है। कहीं इसका कंजप्शन से या डिमांड से बहुत कम लेना देना है एज पर द रिपोर्ट बाय एम्बिट कैपिटल ऑन मंडे। तो जो जीएसटी कलेक्शन में जो जंप हमें देखने को मिल रहा है 1.68 ट्रिलियन का इन द मंथ ऑफ अप्रैल, और ऐसा करना कि 1.5 का मार्क क्रॉस किया है, फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में जीएसटी कलेक्शन इतना ज़्यादा हुआ है। तो इसका ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रीज़न है, जो सिग्निफिकेंट रीज़न है या जो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है वो इम्पोर्ट और इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन और इम्पोर्ट की वजह से जीएसटी कलेक्शन ज़्यादा दिख रहा है रादर देन इंक्रीज इन कंजप्शन और डिमांड। एज पर द रिपोर्ट तो बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि इंडिया में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं इसलिए जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है। नो, इम्पोर्ट एंड इन्फ्लेशन बढ़ रही है, इसकी वजह से जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है। So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.